हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्मिक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी कर रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम, सेंट्रोसोम और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। आपको पता है ये न्यूक्लियस है, ये ER है हमारा, ये गोल्जी अपरेटस, ये लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे राइबोसोम। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको 2 सब यूनिट्स में जो डिवाइड है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। और ये है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। तो चलिए पहले राइबोसोम के बारे में बात करते हैं, देन फर्दर हम सेंट्रोसोम के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए राइबोसोम। राइबोसोम एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, जॉर्ज प्लेट। इन्होंने 1953 के अंदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें राइबोसोम के बारे में बताया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को देखा और हमें बताया कि राइबोसोम भी है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ठीक है, राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली राइबोसोम का जो कंपोजिशन है, ये जो राइबोसोम है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। RNA प्लस प्रोटीन, इन दोनों के कॉम्पोजिशन से हमें राइबोसोम मिलता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो जब हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस है ना, और उस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या मिलता है? DNA मिलता है हमें और राइबोसोम्स मिलते हैं। DNA, RNA और राइबोसोम्स। तो बेसिकली ये जो राइबोसोम है जिसकी स्टडी हम अभी कर रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, फर्दर ये वहाँ से ER के पास पहुँचता है और हमारे सेल के पास भी कहीं कहीं पर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम है ये RNA और प्रोटीन के कॉम्पोजिशन से हमें मिलता है। बेसिकली अगर हम RNA की बात करें तो RNA के भी 3 टाइप्स होते हैं, rRNA, mRNA एंड tRNA। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राइबोसोम में RNA जो हम लेकर चलते हैं वो इन तीनों में से कौन सा है, तो हम बोलेंगे rRNA। इसका नाम भी राइबोसोमल RNA होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम rRNA है। mRNA का नाम है मैसेंजर। बेसिकली ये क्या करता है? mRNA है मैसेंजर RNA। ये बताता है कि कौन से प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैसेज कन्वे करता है, ये बताता है कि इसको कौन सा प्रोटीन चाहिए। और ट्रांसफ़र T से है ट्रांसफ़र RNA जो कि अमीनो एसिड लेकर आता है, वहाँ पर एक प्रोटीन चेन की फॉर्मेशन करता है, मैसेंजर RNA तक पहुँचाता है। तो ये क्या करता है? बेसिकली ट्रांसफ़र करता है। rRNA राइबोसोमल RNA है। ठीक है, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर आप rRNA प्लस प्रोटीन भी लिख सकते हो या फिर RNA प्लस प्रोटीन भी लिख सकते हो। ठीक है, और राइबोसोम क्या करता है? देखो राइबोसोम, अगर आप मेन पॉइंट को ध्यान रखना चाहो तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम मिलता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें 80S राइबोसोम मिलता है। अगर इसकी सब यूनिट की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट
और एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की कंपोजिशन देखें तो जो लार्ज सब यूनिट है हमारी, लार्ज सब यूनिट होती है 50s की। ठीक है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 30s की। अब ये 50s और 30s 80s नहीं होता, ये 70s होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और ये जो कंपोजिशन मैंने यहाँ लिखी है ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के लिए ही लिखी है। तो देखो ये 80s क्यों नहीं होता, जब हम राइबोसोम्स को हमारे टेस्ट ट्यूब में डालकर जब चेक करते हैं उसकी कंपोजिशन, तो जब कंप्लीट यानी कि 2 सब यूनिट को मिलाकर जब हम चेक करते हैं राइबोसोम की कंपोजिशन, तो वहाँ पर हमें 70s मिलता है। और S क्या है, सेडबर्ग यूनिट है ना, बेसिकली इसकी डेंसिटी को चेक कर रहा है ना, इसकी डेंसिटी को चेक कर रहा है। तो टेस्ट ट्यूब में जब हम चेक करते हैं 2 कंबाइंड सब यूनिट की वैल्यू, तो वहाँ पर हमें 70s मिलती है। और जब हम सब यूनिट्स की चेक करते हैं तो लार्ज सब यूनिट की वैल्यू हमें 50s दिखती है और स्मॉल सब यूनिट की वैल्यू हमें 30s दिखती है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 50s और 30s 70s क्यों नहीं है। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सब यूनिट का फॉर्मेशन होता है, देखो ये भी ऐसे ही होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इसको स्मॉल बना लो। यहाँ पर भी कंपोजिशन कैसी होगी, 60s और 30s, और टोटल कितनी मिलती है हमें, 80s। ठीक है, ये थी हमारी यूकैरियोटिक सेल के लिए और ये है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। ठीक है, राइबोसोम्स में ज़्यादा याद करने का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमें राइबोसोम मिलता है वो 70s होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो हमारा 80s होता है। ठीक है, पता चल गया, राइबोसोम पता चल गया कहाँ मिलता है, कहाँ सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। किस किस की कंपोजिशन से राइबोसोम बनता है, आरएनए प्लस प्रोटीन की कंपोजिशन से। अब इसका फंक्शन देख लो कि ये फंक्शन क्या है इसका, राइबोसोम का हमारे सेल के लिए क्या काम करता है ये सेल के लिए। तो इसका मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, भर भर के प्रोटीन बनाता है हमारे सेल के लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये हमारे सेल के लिए प्रोटीन बनाता है, बहुत सारा खूब सारा प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, या फिर ये कह सकते हो आप फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इजी, तो यही पूछेगा कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किस सेल के किस पार्ट को कहा जाता है, राइबोसोम को। और हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी मानते हैं, वैसे इससे स्मॉलेस्ट और भी होती है, बट वो ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिले। और जो हमारा राइबोसोम है वो दोनों सेल्स के अंदर मिलता है, इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं, ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट या ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे सेल का जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है। ठीक है, फिर से बता दूं, राइबोसोम को जॉर्ज प्लेड ने 1953 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था और बताया था हमें राइबोसोम के बारे में कि जो ये राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाता है और इसकी फॉर्मेशन राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सबसे मेन बात ये है कि जो ये सेंट्रोसोम है ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल।
ठीक है। अब अगर हम सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, ये है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होते हैं, 2 परपेंडिकुलर माइक्रोट्यूबिल या ये कह लो कि स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, कैसे? देखो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है हमारे, ठीक इसके परपेंडिकुलर एक और स्ट्रक्चर मिलती है ये। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ठीक है, अब यहां पर जो ये स्पेस है हमारा, ये जो फ्लूइड है या ये जो जगह है, इसको बोलते हैं प्री सेंट्रोमर स्पेस या फिर मटेरियल। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, मटेरियल। ठीक है, समझ में आया स्ट्रक्चर? क्लियर है? अब देखो ये जो सेंट्रियोल होते हैं यही काम करते हैं हमारा मेन। ये सेंट्रियोल जो होते हैं इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं, और हमें पता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाने में और क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में यानी कि सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है मैम, पता चल गया कि सेंट्रियोल के अंदर क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। पर वो होते कहाँ हैं? क्वेश्चन आया होगा ना दिमाग में। तो देखो जो ये पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा करके बना रही हूँ स्ट्रक्चर को कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। ठीक है, देखो सेंट्रियोल के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पक्का, सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है। अरेंजमेंट कैसी है? 9+0 याद रखना है। अब हम देखते हैं ये 9+0 कैसे है। देखो ये मैं सेंट्रियोल का अपर पार्ट बना रही हूँ, आप कंसीडर करके चलो ये सेंट्रियोल का अपर पार्ट है। जैसे ये था ना हमारा सेंट्रियोल, ठीक है, तो ये अपर पार्ट है, मतलब इस पार्ट में हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि कैसे अरेंज होते हैं ये। तो 9+0 की अरेंजमेंट होती है 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और बनाना है हमें, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट होती है 9+0 की। ठीक है, 9+0 की। तो देखो ये अरेंजमेंट होती है। और 0 क्यों लिखा? क्योंकि इसके ये जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो स्पिंडल फाइबर बनाया हमारा, देखो ये स्पिंडल फाइबर बोलते हैं हम इसको, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना है। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मान लो ABC नेम रख लो आप। तो जो C वाला पार्ट है वो A के साथ कनेक्ट होता है, जो C है कुछ इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि अरेंजमेंट इनकी प्रॉपर रहे। ठीक है, बट सेंटर में यहाँ पर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर मिलती है। सेंटर में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हब बोलते हैं, जिसको हम हब बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है,
सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स, सभी स्पिंडल फाइबर, अब ये क्या बन गए हमारे स्पिंडल फाइबर, सभी स्पिंडल फाइबर इस हब से अटैच होते हैं, इस हब से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस हब से कनेक्ट होते हैं। ये होता है हमारा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, ये होती है हमारे स्पिंडल फाइबर की माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल। देखो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, किसी भी सेल के अंदर, मान लो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये हमारे सेंट्रियोल हैं और सेंट्रियोल के अंदर क्या है माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ पर अटैच होता है क्रोमोसोम से, ठीक है, इधर भी लगा लो ऐसे ही, ठीक है। तो जैसे ही ये माइक्रोट्यूब्यूल की यूनिट कम होती है, स्पिंडल फाइबर हमारा शॉर्ट होता है, ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दूर हो जाएंगे, ठीक है। स्लो प्रोसेस होता है ये, ऐसा नहीं है कि एकदम से अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स कम होते हैं, हमारे स्पाइंडल फाइबर की लेंथ कम होती है, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेपरेशन होता है। क्रोमोसोम्स के सेपरेशन से क्या मतलब, हमारा मतलब ये करता क्या है, तो देखो ये है ना सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर क्या है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पास क्या है, स्पिंडल फाइबर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, एक सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहे हैं, एक सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल का क्या है, इट हेल्प्स इन सेल division and formation of spindle fiber, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का फंक्शन हमारा इतना ही था। राइबोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम डिफरेंस देख लेते हैं हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है। हम सभी सेल ऑर्गेनल्स की बात कर चुके हैं, साथ में हम ये भी देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब हमारा डिफरेंस बहुत ही इजी हो जाएगा क्रिएट करना दोनों सेल्स के बीच में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल, ठीक है। थोड़ा सा रफली डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि अभी तक इनकी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। हमने एक एक सेल ऑर्गेनल्स को अच्छे से किया है। किसी भी तरीके से बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल अब्सेंट होती है, ठीक है। तो पहले तो आप साइज के लिए बनाओ कि जो एनिमल सेल होती है उसका साइज स्मॉल होता है। फर्स्ट पॉइंट बनाओ, लार्जर इन द साइज। प्लांट सेल का साइज लार्ज होता है और एनिमल सेल का साइज स्मॉल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, देखो ये सेकंड मेम्ब्रेन क्या है हमारी सेल वॉल। तो यहाँ पर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल हमारी क्या होती है, अब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल इज अब्सेंट, ठीक है। जो हमारे प्लांट सेल होते हैं
इनके अंदर वैक्यूल हमने पढ़ा था ना, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है और बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियस यहाँ पे होता है साइड में। और जो एनिमल सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और जो वैक्यूल है वो छोटू सा होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो न्यूक्लियस इज पुश्ड असाइड, इसको ये साइड में चला जाता है। ठीक है, पुश्ड असाइड बाय पेरीसाइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म मटेरियल जो है उसकी हेल्प से ये साइड में पुश कर दिया जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल अरेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अरेंज्ड इन सेंटर, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो हमारा सेल के सेंटर में होता है, सेंटर। ठीक है, अब देखो वैक्यूल, यहाँ पर जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, हमने वैक्यूल बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है वो बहुत लार्ज होता है और क्या करता है बताओ फंक्शन, प्रीवियस वीडियो में बात की थी ना। वैक्यूल क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है ना। अगर फंक्शन चेक करने हैं वैक्यूल के तो प्रीवियस वीडियो चेक करो। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं, बट जो प्लांट सेल है इसके अंदर वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं, यानी कि अगर ज़रूरत है तो सेल बना भी लेती है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर वैक्यूल्स हों। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर लाइजोसोम नहीं होता, बट एनिमल सेल के अंदर लाइजोसोम हमें मिलता है। ठीक है, अब लाइजोसोम का फंक्शन बताओ मुझे फटाफट। लाइजोसोम्स आर एब्सेंट, लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं ना, है ना, डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं, याद आया कुछ। तो एनिमल सेल के अंदर लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्लांट सेल का तो आपको पता ही है कि प्लांट्स के पास कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, फ्रूट्स के पास भी कलर होते हैं ना, फ्लावर्स के पास भी कलर होते हैं। तो वो कलर कहाँ से आते हैं, प्लास्टिड से, हम पढ़ चुके हैं प्लास्टिड के बारे में भी। तो देखो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के पास प्रेजेंट। अब हमारा कलर तो ग्रीन नहीं है ना, नहीं है ना, किसी का कलर ग्रीन कभी हो, नहीं है ना। तो यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिड्स नहीं है, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। ठीक है, जो प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है, जो गोल्जी अपरेटस होता है, उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, गोल्जी apparatus called डिक्टियोसोम। और यहाँ पर हम इसको गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर भी आप गोल्जी बॉडी कर सकते हो। ठीक है, और देखो और क्या डिफरेंस बन सकते हैं, बताओ, सोचो और क्या डिफरेंस बना सकते हो आप। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, सभी ऑर्गेनल्स की बात कर चुके हैं, तो बताओ और क्या होता है इसके अंदर। एक डिफरेंस तो हम अभी क्रिएट कर सकते हैं, 2 मिनट पहले पढ़ा था कि प्लांट सेल के अंदर, मैंने आपको अभी बताया था कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। सेल के पास अभी बताया था कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में ही मिलता है, प्रेजेंट। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है
और बताओ और क्या डिफरेंस बना सकते हो। देखो जो प्लांट सेल है वो अपना फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में गेन करते हैं, है ना, और हम क्या करते हैं उसको ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फिर वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। तो ये भी डिफरेंस बना सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट सेल को तो स्टार्च की फॉर्म में चाहिए भाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, समझ में आया। और देखो और क्या बना सकते हो, अगर प्लास्टिड से ही बनाना चाहो तो देखो ये लिख सकते हो कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। बट बात वही है, हमने प्लास्टिड लिख दिया, प्लास्टिड के अंदर सभी कलर पिगमेंट आ जाते हैं, तो इसका हम फर्दर कोई पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, यहीं से समझ लो आप, ठीक है। समझ में आया प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। अब हमारा ये सेल वाला चैप्टर, सेल वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। कल हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, तो प्रीवियस नोट्स को ज़रूर पढ़ के आना। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि नोट्स बनाओ ताकि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जब आप सॉल्व करो तो आप कॉन्फिडेंट फील करो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सीरीज़ होने वाली है उसको जम के शेयर कीजिएगा, उसमें हम 100 एमसीक्यूज़ करेंगे, और यकीन मानो कि जब हम 100 एमसीक्यू इस यूनिट के कर लेंगे तो हमारा इस यूनिट में कुछ भी नहीं बचने वाला। A to Z पॉइंट हम कर लेंगे, जिससे हमारा कैसा भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।